हेलो नमस्ते साथियों, जय हिंद। मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से एमपी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है, मैंने आप सभी कल कल मैंने आप सभी को सूचित किया था कि मैं मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुणेकर की बुक है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म विथ उसका पूरा डिस्क्राइब करके हर एक क्वेश्चन का मैं आपके सामने लाने वाला हूं। और 4 जून आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक की एग्जाम डेट जो पोस्टपोन हुई है अभी 25 से। तो उस तब तक मतलब आपके एग्जाम शुरू होने के पहले पहले मैं इस बुक का पूरा सोल्यूशन आपको करा दूंगा। इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं आप चैप्टर देख लीजिए। चैप्टर बहुत इजी इजी चैप्टर है भाई साहब। पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग। पहले हम इसके बारे में देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, जिले एवं संभाग। अगला मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश में वन संसाधन, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में नदियां, मध्य प्रदेश में मिट्टियां, मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। मतलब ये पूरा एक बुकलेट है। मेले पढ़ेंगे, पुरस्कार पढ़ेंगे, जनजातियां पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में पर्यटन और पुरातत्व पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में जेल पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे, खेल प्रदर्शन पढ़ेंगे, संचार एवं परिवहन, उद्योग पढ़ेंगे, शिक्षा पढ़ेंगे। ठीक है। लोक नाट्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोकगीत पढ़ेंगे, धार्मिक स्थल पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के जो अनुसंधान है वो सारी चीजें। मतलब पूरी इस बुकलेट को मैं आपके सामने बताने वाला हूं और ये बुकलेट आपके सामने है। बहुत प्यारी बुक है भाई। इससे मध्य प्रदेश में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश जीके के सारे क्वेश्चन इस बुकलेट के अंदर से ही बनते हैं। ठीक है। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी बुक का सोल्यूशन आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो हमारा जो आज का जो पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है वो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है भाई साहब। क्या रहने वाला है? हमारा पहला चैप्टर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग रहने वाला है। ठीक है। तो अब इस बुक का सोल्यूशन देखिए और इस बुक की पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए। फिर आप देखिए कि आपका जीके का कंटेंट, मैथ का, सॉरी, एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन यदि आपसे छूट के जाता है तो फिर आप बोलिएगा। ठीक है। बस कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिए। और मैं वादा करता हूं कि 4 जून आने के पहले पहले आपकी ये सारी बुक, मैं सारे चैप्टर इसके कवर करा दूंगा और बहुत आनंद हो जाएगा। मतलब आप यदि इस बुकलेट को पूरा कर लेते हैं, इस बुक की सारे ऑब्जेक्टिव को, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे भाई। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। चलिए भाई हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो किसमें किसको इंगित करते हुए, मतलब प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? मनुस्मृति में। केवल इतना याद रखिए, मनुस्मृति में। ठीक है। जहां पे जिस क्वेश्चन का डिस्क्राइब करने का इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूप में मिलता है? तो किस रूप में मिलता है? एक स्थलबद्ध राज्य है, बिल्कुल है। देश का हृदय प्रदेश है, सेंटर में है, नक्शे में हृदय प्रदेश है। और दक्षिणा पथ तथा रेबोत्तर। ठीक है। तो उपरोक्त में से सभी इसका वर्णन लिखा है कि मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें अनेक रूपों में मिलता है। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं लगती। मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने से इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है तथा वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ तथा रेबोत्तर के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसे सोया स्टेट या टाइगर राज्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया। और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो याद रखो, गोंडवाना लैंड का भाग है। देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू संहिता भूभाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्य शैली समुद्र दक्कन ट्रैप की मतलब दक्कन ट्रैप स्थित है। याद रखिए, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है भाई साहब। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। देश प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है और मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन था कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संबंध में सही नहीं है? तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है, आपको पता है।
ठीक है। भौगोलिक दृष्टि पहला कौन सा है? राजस्थान। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य स्पर्श करती है, बिल्कुल सही। इसका डिस्क्राइब क्या लिखा हुआ है कि दिए गए कथनों में विकल्प सा कथन असत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? चंबल नदी। आप याद रखो कि दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? ताप्ती नदी करती है। शेष कथन सही है, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है और देश का 9.38% भूभाग पर फैला है तथा इसकी सीमा रेखा 5 राज्यों को छूती है। याद रखो ये चीज। मध्य प्रदेश के पूर्वी तरफ पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है भाई साहब? मध्य प्रदेश के पूर्वी तरफ पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर? याद रखो 34 मिनट का अंतर है। ठीक है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है तथा इसके पूर्वी तरफ पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट बोले तो 8.4 गुणा 4 मिनट, तो 34 मिनट का अंतर रहता है। ये चीज याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते? तो किसके साक्ष्य हमें नहीं मिलते? हमें द्रविड़ समूह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह, क्रिस्टेटस, कल्प आदि की चट्टानों के साथ साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए गए, किंतु द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए। ठीक है। तो क्या लिखा था? साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। तो पुरान संघ के हैं, आर्य संघ के हैं, धारवाड़ के हैं, लेकिन द्रविड़ समूह के नहीं। याद रखिए। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? भाई साहब याद रखिए कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मालवा के पठार में क्या हुई है? फैली हुई है। तो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश के मालवा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। याद रखो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना है ये चीज कि गुरु शिखर है। ये कई बार पूछा गया, कौन सी? गुरु शिखर। ठीक है। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? तो याद रखो कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती हैं। इसका वर्णन क्या लिखा है कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई, जबकि क्रिस्टेटस कल्प की चट्टानें बाघ श्रीज एवं लमेटा श्रीज के रूप में पाई जाती है। बहुत पूछा जाता है भाई। ये वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? बताओ, आपको पता है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, बिल्कुल है। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ए और बी दोनों। यहाँ पे इसका डिस्क्राइब क्या लिखा है कि विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है। लिखा हुआ राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन आप देखो क्या है कि राज्य की पूर्व से पश्चिम की सीमा 870 किलोमीटर है। बिल्कुल भाई। पूर्व से पश्चिम की सीमा, पूर्व से पश्चिम मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 870 किलोमीटर। राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 580 किलोमीटर। भाई साहब ये गलत है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है तो 605 किलोमीटर, यहाँ पे 580, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है डिस्क्राइब में? विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 870 किलोमीटर रह गई, जबकि प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए क्या लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? पूर्ण भू आवेशित राज्य। आपको पता है कि मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मतलब बीच सभी राज्यों के पूरे नक्शे में मध्य प्रदेश बीच में है। तो क्या पहला समुद्री सीमा से, क्या समुद्री सीमा से घिरा है? नहीं घिरा। अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता नहीं छूता भाई साहब। पूर्ण भू आवेशित, बिल्कुल भू आवेशित राज्य, मतलब चारों तरफ से सीमाओं से पैक है, कोई ऐसा समुद्र इसमें नहीं लगता है। ठीक है। मध्य प्रदेश पूरी तरह भू आवेशित राज्य। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आवेशित राज्य हैं। याद रखना है कि मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा भी, छत्तीसगढ़ भी और झारखंड भी भू आवेशित राज्य हैं। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। गलत कथन बताना, ध्यान से सुनिए। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, गलत कथन। बिल्कुल सही है ये कि महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। आपसे पूछा जाता है कि महाकौशल की राजधानी क्या थी, तो आप बोल रहे हैं क्या? जबलपुर थी। बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था। बिल्कुल सही है। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। बिल्कुल सही है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया था। नहीं दिया गया भाई, ये गलत है। गलत क्यों है कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील की नहीं, पूरी तहसील
को नहीं, उसका मात्र एक छोटा सा स्थान था जिसे सुनील टप्पा कहते हैं। डिस्क्राइब में पढ़ते हैं क्या लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है कि 1956, मतलब इसका डिस्क्राइब लिखा है कि 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संबंधित उपरोक्त कथनों में दा को छोड़कर सभी सत्य हैं। बिल्कुल भाई, क्यों? जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, जबकि इसमें लिखा है कि भानपुरा तहसील को, वो नहीं, भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा एक क्षेत्र है उसे दिया गया था, ठीक है, कोटा जिले में मिला दिया गया था, ना कि पूरी तहसील को। मैंने वही बताया आपसे। अगला अगला क्या लिखा है कि भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। बहुत पूछता है भाई साहब कि भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो 7 भागों में। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, याद रखो। लेकिन विभाजन के उपरांत मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया, यथा मध्य प्रदेश का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। ये चीज याद रखना कि भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश, अभी जो जिस कंडीशन में मध्य प्रदेश है, कितने भागों में विभाजित है, तो 7 भागों में। और 7 भाग कौन कौन से भाई साहब? 7 भाग देखो, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी, बघेलखंड का पठार। ये आपको याद रखना है, ठीक है। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? तो किसका निर्माण हुआ है, बहुत पूछा जाता है, तो मालवा के पठार का निर्माण। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे के द्वारा हुआ है। इस पठार में दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? तो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप कौन है भाई साहब? देखो, कर्क रेखा के समीप, ये डिस्क्राइब पहले पढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है, उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से निकलती है। अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ हैं। कौन? उज्जैन, राजगढ़ और रतलाम, मतलब उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ कर्क रेखा के सबसे समीप है, याद रखो। जबकि भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिले कर्क रेखा से क्या है, गुजरते हैं। पूछा जाता है कर्क रेखा से मध्य प्रदेश से कितने जिले गुजरते हैं, तो याद रखना भाई, कर्क रेखा से मध्य प्रदेश के 14 जिले गुजरते हैं। कितने जिले? 14 जिले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? अब बताओ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है भाई साहब? तो खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा या फिर बिलासपुर। बिलासपुर में नहीं है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में नहीं है, जबकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है, इसलिए नहीं है। जबकि यह मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में क्या है, विस्थापित है। सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? बहुत पूछता है कि सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो किस पठार में स्थित है भाई साहब? रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखो, इसका डिस्क्राइब एक बार हम पढ़ते हैं कि इसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि सिगार चोटी, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं किताब को और पीछे करता हूं। लिखा हुआ है सिगार चोटी 1881 मीटर। आपसे सिगार चोटी की ऊंचाई पूछी जाती है भाई साहब, याद रखना कि सिगार चोटी 881 मीटर है। जानापाव कितनी है? 854 मीटर तथा धजारी 810 मीटर ऊंची चोटी पहाड़ी। आपसे इनकी कभी कभी ऊंचाई पूछी जाती है, ठीक है। तो सिगार चोटी 881, जानापाव 854 और धजारी 810 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं, जो मालवा के पठार में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटियों में से शामिल है, जो कि इस पठार के महुआ दक्षिण में है। किसमें है? मालवा के पठार में है। आपका ऑप्शन मालवा का पठार नहीं था, आपके पास था रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का, जबकि आंसर क्या है? मालवा का पठार। याद रखना है आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, अब अगला क्वेश्चन आपके पास है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? याद रखना, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ है। अब ये किस पठार में स्थित है? तो याद रखो, सिंपल सा, कि सतपुड़ा के पठार में है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आता है। यह भी पूछा जाता है कि धूपगढ़ किस जिले में है, तो होशंगाबाद जिले में आती है। यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, याद रखना, ठीक है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? अभी आपने पढ़ा कि धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है भाई साहब? धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? किसमें? तो महादेव
पर्वत पर स्थित है और किस पठार में है पूछता है तो सतपुड़ा पठार में है। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल में 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन सी हैं? राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल श्रेणी पाई जाती है। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत मतलब महादेव पहाड़ी आता है। महादेव पहाड़ी पर ही देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक मतलब 4 पायों वाले जानवरों की संख्या? तो किसमें भाई? बघेलखंड में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार के वन प्रदेश की अधिकता के कारण यहां पर चौपायों की संख्या क्या है? सर्वाधिक, 4 पैर वाले जानवर। ठीक है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किसमें स्थित है? सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किसमें स्थित? सिद्ध बाबा, तो याद रखो ये है बुंदेलखंड में। इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब, सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर पूछा जाता है, 1172 मीटर ऊंची है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी उस पठार की सर्वोच्च चोटी है, जबकि उसकी औसत ऊंचाई 150 से लेकर 450 मीटर तक होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती हैं? तो याद रखो कि सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती हैं। मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्र में मिलती हैं, पहले सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड के पठार में। ठीक है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है भाई? क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो याद रखो चंबल नदी। उत्तरी सीमा का निर्धारण जो सबसे ऊपर है नक्शे में, तो कौन? चंबल। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण सोन नदी द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें खंडवा में पाई जाती हैं। खंडवा में दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं, जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर व रीवा में है। कैसी चट्टानें भाई साहब? धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां है? बालाघाट में है, जबलपुर में है और रीवा में। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां कहां नहीं पाई जाती? देखो, जबलपुर में मिलती है, बालाघाट में मिलती है, रीवा में है, लेकिन खंडवा में नहीं पाई जाती, तो खंडवा इसका आंसर। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? कई बार पूछा गया है, पीएससी में कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं। याद रखो, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर में पाई जाती हैं, पन्ना में पाई जाती हैं और छतरपुर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर मतलब बिजावर के ग्वालियर वाले इलाके में, मतलब बिजावर कहां? तो ग्वालियर, और पन्ना व छतरपुर में क्या होती हैं? पाई जाती है। बिजावर कहां है? बिजावर ग्वालियर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भाई साहब हमने 26 क्वेश्चन अभी देखे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अगली सीरीज आपके पास जो 27वां क्वेश्चन हमारे पास आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 27वां क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो, 27वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? तो याद रखो, ग्वालियर को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाण युगीन युग का नहीं माना जाता, जबकि सीधी, मंदसौर तथा खंडवा जिले से इस युग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की सीमा कितनी है? मैंने अभी बताया कि 1127 किलोमीटर है। 1 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना दिया जाता है। इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की सीमा चौड़ाई 1127 किलोमीटर थी, जो विभाजन के बाद अब 870 किलोमीटर रह गई। विभाजन के बाद अब कितनी रह गई? 870 किलोमीटर, याद रखना। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? पहले कितनी थी भाई? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, उत्तर से देखो, अभी पूर्व से पश्चिम हमने पढ़ लिया। विभाजन के पहले थी 1127 किलोमीटर, विभाजन के बाद 870 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण कितनी थी? पहले तो 996 थी, उत्तर से लेके दक्षिण तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक 896 किलोमीटर थी। मध्य प्रदेश का विभाजन 31 अक्टूबर 2000 को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। इस विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई विभाजन के पूर्व 996 किलोमीटर थी, जो विभाजन के बाद घटकर 605 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो वर्तमान आपसे पूछता है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण कितनी है? 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितनी है भाई साहब? 870 किलोमीटर, याद रखना ही आपको। ठीक है, अगला लिखा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुने। तो क्या थी भाई साहब? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, बिल्कुल सही थी। और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, बिल्कुल, पहला और दूसरा दोनों सही।
इसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा मतलब विभाजन के पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कितने राज्यों को स्पर्श करती है भाई साहब? 7 राज्यों को। विभाजन के पहले 7 राज्यों को। इसका डिस्क्राइब देखते हैं। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ नामक नवीन राज्य बनाया गया। इस विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों तथा गुजरात 7 राज्य कौन से थे? गुजरात था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को स्पर्श करती थी। जबकि विभाजन के बाद कितने राज्यों को? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक, विभाजन के बाद 5 राज्य, विभाजन के पहले 7 राज्य। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? तो विभाजन के पहले कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आप भी बोलते जाइए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को स्पर्श करती थी जब तक मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था। जब विभाजित हुआ तो कौन से अलग हो गए जो नहीं विभाजित, अब नहीं टच करते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश को 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती थी जो विभाजन के बाद 5 हो गई, बिल्कुल 5 हो गई। इनमें इसमें भी छत्तीसगढ़ शामिल है, मतलब छत्तीसगढ़ शामिल है, छत्तीसगढ़ अभी भी टच होता है। इस प्रकार मतलब छत्तीसगढ़ तो पहले से मध्य प्रदेश से भी विभाजित होकर बना है भाई। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले 3 राज्य तथा 3 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, ऐसे हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो स्पर्श करते थे लेकिन विभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। याद रखिए कौन कौन से भाई साहब? आंध्र प्रदेश नहीं टच करता मध्य प्रदेश की सीमा को, बिहार भी नहीं टच करता और उड़ीसा भी टच नहीं करता है ना। तो अब कौन से राज्य बच गए? 5 राज्य। ठीक है भाई साहब, आगे आते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? याद रखो कि जो पूरा मध्य प्रदेश है किस पठार का भाग है? तो पूरा जो मध्य प्रदेश है भारत के नक्शे में दक्षिण का पठार। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो दक्षिण के पठार का ये क्या माना जाता है? भाग माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियां, पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। याद रखिए ये चीज, ठीक है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग, ऊपर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जानते हैं। भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया। इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश कहा गया, मतलब नाम दिया गया, जो दक्कन ट्रैप विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट मीन्स का बना है। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। याद रखिए। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छाटिए। सही कथन कौन सा? देखिए, नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, बिल्कुल भाई साहब। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, बिल्कुल भाई साहब सही है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। ये तो सब सही है भाई, उपरोक्त में से सभी। पर इसका एक बार डिस्क्राइब देखते हैं, डिस्क्राइब क्या लिखा है। भौगोलिक संरचना के अनुसार मध्य प्रदेश को स्पष्ट प्राकृतिक भागों में बांटा गया। इसके अनुसार नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है। प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है तथा पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। बहुत बढ़िया। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन नाम, मतलब विभाजन के पहले मध्य प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, बहुत अच्छा, सेंट्रल इंडिया के नाम से, और पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत कहते थे। तो उपरोक्त में से सभी इस सभी नाम से जाना जाता था। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक प्रांत, बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया तथा पश्चिमी रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो याद रखो छिंदवाड़ा जिले को। किसको? मध्य प्रदेश किस जिले को? तो छिंदवाड़ा को जो है तो धारवाड़ सैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि धारवाड़ सैल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसमें मैग्नीज निक्षेपण मिलते हैं। सौसर के ऊपर अपेक्षया नवीन तथा न्यून कायांतरित चट्टानें मिलती हैं जिसे सकोली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? तो चिपली सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपली सीरीज। मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों मुख्यतः छिंदवाड़ा व बालाघाट में धारवाड़ सेल समूह पाई जाती है। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखो बिजावर सीरीज। पन्ना की जो प्रसिद्ध हीरे की खदानें हैं किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो बिजावर की सीरीज के अंतर्गत ये क्या होती हैं? आती हैं। चलो भाई इसका डिस्क्राइब थोड़ा सा कर देते हैं कि निचले कुडप्पा सेल समूह की ऊपरी सतहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेद में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की क्या है? खानें आती हैं। बहुत बढ़िया। निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। उस सेल को छांटना है, ठीक है, जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई। तो कौन सी? अपर विंध्यन को बांटा गया। कौन सी? अपर विंध्यन को। याद रखिए केवल। अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? जो अपर गोंडवाना सेल समूह है सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चौगान या जबलपुर स्तर, क्या? चौगान या जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसमें जबेर का गुंबद स्थित है? निम्न में से किसमें जबेर मतलब जबेरा, निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? तो किसमें? कगार भूमि में। इसको पढ़ते हैं। प्रदेश के मध्य प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया था। इन्हीं में से एक कगार भूमि मतलब विंध्यन स्कॉर्पलैंड है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। बहुत बढ़िया। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है? तो अविभाजित मध्य प्रदेश 9 भागों में और विभाजन के पूर्व कितने भागों में? 7 भागों में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। पता है विभाजन से पूर्व 9 प्राकृतिक भागों में बांटा गया, तो अब 7 भागों में है। जो पहले 9 था अब 7 है। कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। ये आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो कैमूर कगार और भांडेर कगार को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक, दोनों का जल जो है तो बढ़ जाता है, माना जाता है। ठीक है भाई साहब। अगला, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन की पुष्टि कीजिए। आइए देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। बिल्कुल है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। बिल्कुल है भाई। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। कौन? सतपुड़ा पर्वत। बिल्कुल सही है। इसका डिस्क्राइब क्या लिखा है? तो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा व विंध्याचल पाई जाती हैं। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। यह पर्वत नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित है। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? तो कौन सा समय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा शहर है? रीवा। भारतीय मानक समय देशांत के निकट है, तो कौन सा शहर है भाई साहब? रीवा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब देखते हैं। क्या लिखा है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री इलाहाबाद है। भारत का मानक समय। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तर अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय देशांत के सबसे क्या है? निकट है। याद रखना। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोड़ा कैसा भाई? बालाघाट महाराष्ट्र से टच करता है। बिल्कुल करता है। मुरैना राजस्थान की सीमा को टच करता है। झाबुआ गुजरात की सीमा को टच करता है। छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है क्या? नहीं करता। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छिंदवाड़ा किसकी सीमा को टच करता है भाई? तो छिंदवाड़ा महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। इसको पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जिले और उनकी सीमा से लगे राज्य के दिए गए नाम है। बिल्कुल है। इनमें से बा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हमने कर लिया, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं छूती, जबकि महाराष्ट्र को छूती है। शेष जोड़े क्या है? सही। हमें पता है कि छिंदवाड़ा किसको टच करता है भाई साहब? छिंदवाड़ा टच करता है महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 48 नंबर का क्वेश्चन है।
कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, बताइए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। बहुत पूछता है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भाई, याद रखना ये चीज। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा, पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में फैला है, तो मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में फैला है, तो 10.6, कितने 10.6। मध्य भारत का पठार देश के कितने परसेंट भाग पे है, 10.6। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, जो कि 10.6% भाग पर विस्तृत। इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। बहुत पूछता है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। मध्य भारत पठार के अंतर्गत तो इंदौर जिला नहीं है शामिल। इंदौर जिला मालवा पठार के अंतर्गत आता है। कौन से, मालवा पठार के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य तीनों जिले मध्य भारत पठार में क्या है, स्थित हैं। निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है। निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है, तो कौन सा, मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का भाग है। मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है। इसकी उत्पत्ति क्रिस्टेटस कल्प से हुई है। किससे, क्रिस्टेशियस कल्प से, क्रिस्टेशियस कल्प से हुई है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखो मैंने बताया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। अभी मैंने धूपगढ़ की ऊंचाई भी बताई है, पता है, अगर यदि आपने अच्छे सुना है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई मैं नहीं बताऊंगा। महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आपको ऊंचाई नहीं याद, ऊंचाई बता देता हूं मैं, 1350 मीटर ऊंचाई है किसकी, धूपगढ़ की। किस पर्वत श्रेणी पे है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे है, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, धूपगढ़ चोटी। अगला है सौसर, सकोली और चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं। सौसर, सकोली और चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित है, तो धारवाड़ से। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में क्या है, विस्तृत है भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आता है कि भांडेर, कैमूर व पारसनाथ, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं, तो किसके हैं, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं, तो किसके हैं, विंध्याचल के हैं। विंध्याचल श्रेणी उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर। राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं, सतपुड़ा के। याद रखिए, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा, सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक है। राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल सतपुड़ा पर्वत के ही उप विभाग हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है। प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया गया है, पूर्वी पठार के अंतर्गत जो पूर्व की ओर है, कौन सा, बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अरावली व बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार आता है, तो अरावली व बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार आता है, तो याद रखो मालवा का पठार। अरावली व बिंद पहाड़ियां श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रम से राजस्थान मध्य प्रदेश में फैली है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश के मालवा का पठार क्या है, स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार। मैंने अभी बताया कि 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट, याद रखना है आपको, ठीक है। 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट है। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल कौन सा ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, तो याद रखो जर्मनी का, संयुक्त जर्मनी का, जबकि कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस मध्य प्रदेश से अधिकतम क्षेत्रफल वाले देश हैं, ठीक। मतलब जर्मनी जो है तो मध्य प्रदेश से भी छोटी है भाई, याद रखो। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है, तो किसका भाग है, बघेलखंड का पठार। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक बघेलखंड का पठार है, मतलब दोनों के जल को बांटता है, तो कौन सा, बघेलखंड का पठार। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है, तो पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी भाई, तो आद्य महाकल्प मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में ये चट्टानें क्या होती हैं, मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए कि ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग किया जाता है, तो पुराना समूह ग्वालियर, दिल्ली, आगरा की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं समूहों की चट्टानों से निर्मित है। इसका एक भाग कुड़प्पा समूह छत्तीसगढ़ में तथा दूसरा बिंद समूह की चट्टानें उत्तरी मध्य प्रदेश में है। नर्मदा, सोन घाटियां एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखो उसे मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। इसके 5 भाग हैं, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी तथा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। कैमूर
कैमूर श्रेणियां, क्या लिखा है, कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं। कैमूर श्रेणियां किनके बीच, यमुना तथा सोन के बीच जल विभाजक का काम करती हैं। यमुना तथा सोन नदी के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है, तो कैमूर की श्रेणियां करती हैं। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच, मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, तो मालवा किन दो नदियों को बांटता है भाई, तो नर्मदा और यमुना को बांटता है। नर्मदा यमुना नदियों के मध्य स्थित मालवा का पठार इन्हें जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं, सबसे ज्यादा खनिज कहां से मिलते हैं, कई बार पूछा गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हमें सबसे ज्यादा, और धारवाड़ समूह मध्य प्रदेश से कहां पे है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। लम्हेरा हिल्स, कई बार पूछा गया भाई साहब कि लम्हेरा हिल्स कहाँ है, लम्हेरा हिल्स कहाँ है, पीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि लम्हेरा हिल्स कहाँ है, तो लम्हेरा हिल्स कहाँ है, जबलपुर में है। रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में काकरी बरडी और धार में मांडू हिल्स पाई जाती हैं। रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में काकरी बरडी और धार में मांडू हिल्स पाई जाती है, जबकि लम्हेरा हिल्स कहाँ है भाई साहब, जबलपुर में है। यदि नहीं गए हैं तो एक बार विजिट करके आइए, ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो 10 जिले। वो 10 जिले कौन से, वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, अभी तो 55 हो गई, इसमें 52 है पर अपडेटेड 55 है। इनमें से प्रदेश के 10 जिलों की सीमा राजस्थान राज्य की सीमा को टच करती है। ये जिले झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तथा मुरैना हैं, याद रखिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं भाई साहब, तो मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश के, तो 13 जिले। राजस्थान को मध्य प्रदेश के 10 जिले करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के 13 जिले टच करते हैं, ठीक है। अब 13 जिले कौन कौन से आपकी स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। आगे आते हैं, निम्न युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, तो महाराष्ट्र के 9 और छत्तीसगढ़ के 7। छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, तो महाराष्ट्र के 9 जिले ऐसे हैं जो एमपी की सीमा को टच करते हैं और छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को महाराष्ट्र के 9, छत्तीसगढ़ के 7 जिले टच करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़ों को चुनिए जिनमें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ऐसा कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के जिलों को जो है तो सबसे कम जिसकी सीमा टच होती है, मैं अगर कहूं तो उन राज्यों के जोड़ों को चुनिए, जोड़ा चुनना है, तो उत्तर प्रदेश और गुजरात के सबसे कम जिले टच होते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, जबकि न्यूनतम 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। क्या लिखा है फिर, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, तो मध्य प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कितने हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, याद रखो 14 जिले, ठीक है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती। इन जिलों के नाम इस प्रकार है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, धार, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया। अब इसमें से कुछ जिले जो अभी जैसे बने, जैसे मैहर जिला बना, उस छिंदवाड़ा से पांडुरना एक अलग जिला बना, ठीक है, और भी जिले बने हैं, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। कुछ स्रोतों में मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 मिलती है, जिसमें मंडला जिला शामिल है, किंतु उत्तर भारत सरकार के 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, ठीक है। तो कुछ चीजों में थोड़ा सा भी संशोधन करने लायक है और कंफ्यूजिंग है कि क्या टच होता है कि नहीं होता रियल में, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं भाई। निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं भाई, मतलब ऐसे कौन से जिले हैं जो अधिक, तो देखो बालाघाट, झाबुआ 2 राज्यों को टच करते हैं, बालाघाट, मुरैना भी 2 राज्यों को छूता है, शिवपुरी और अलीराजपुर भी उपरोक्त तो सभी 2 राज्यों को टच करते हैं। अब बालाघाट किसको किसको टच करता है, ध्यान देना, बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से टच होती है, बिल्कुल। झाबुआ की सीमा राजस्थान और गुजरात से टच होती है, मुरैना की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से टच होती है, वहीं पे शिवपुरी की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, अलीराजपुर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से टच होती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सीधी व झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा, ठीक है, सीधी में सूर्योदय जो है तो क्या होगा, आधा घंटा पहले होगा, ये चीज याद रखिए। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, इलाहाबाद से
निश्चित किया जाता है। मध्य प्रदेश का सीधी जिला पूर्व में स्थित है, जबकि झाबुआ प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सीधी में सूर्योदय आधा घंटा क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, इस कारण इसका यही है। अगला क्वेश्चन है कि विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो विदर्भ पहले किसका था, अब महाराष्ट्र में चला गया, पहले मध्य प्रदेश का था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। विदर्भ क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी क्षेत्र है, जो पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वास्तव में विदर्भ का पूरा नाम बरार था, जो मध्य प्रदेश में शामिल था। सन 1956 के पूर्व छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल सीपी एंड बरार के हिस्से थी, जिन्हें सम्मिलित रूप में मध्य प्रदेश कहा जाता था। पार्ट ए स्टेट का भाग था, लेकिन 1953 के फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य पुनर्गठन के दौरान विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। वर्तमान विदर्भ महाराष्ट्र का एक उप क्षेत्र, जिसके अंतर्गत नागपुर तथा अमरावती डिवीजन आते हैं। यह महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का 31.6% राज्य की कुल आबादी का 21.3% हिस्सा समाये हुए है। लंबे समय से इसे पृथक राज्य बनाए जाने की मांग की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। मध्य प्रदेश किसका भाग है भाई, बहुत पूछा जाता है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। याद रखो, गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग है। हिमालय से भी पुराना यह भूभाग किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में गोंड वंश का शासन रहने से यह क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना जाता है, मतलब जाना गया। गोंड वंश के प्रमुख शासकों में संग्राम सिंह, दुर्गावती, शंकर शाह थे। सन 1480 में संग्राम सिंह के गोंड शासक बनने के बाद गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास के क्षेत्रों में क्या हुआ था, सीमित हो गया था। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? बताओ कौन सा? गली अपर्दन। बहुत बार पूछा जाता है, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भिंड मुरैना शिवपुरी ग्वालियर में 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है। इस क्षेत्र में चंबल नदी में गहरी गहरी नालियों का निर्माण कर इसे उत्खात भूमि के रूप में क्या करता है, परिवर्तित, जिसे गली कहा जाता है। क्या? गली अपर्दन कहा जाता है। याद रखिए। अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक कहाँ स्थित है भाई साहब, आपको पता है अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की ऊंची क्या चोटी है, जहां से नर्मदा का उद्गम होता है। वर्तमान में यह अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक को आदिवासियों का घर भी कहा जाता है। इसको, अमरकंटक को। हम 79 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई साहब। जल्दी जल्दी से और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अपन कवर कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मध्य प्रदेश का मालवा का पठार क्या है, स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांत के निकट है? तो कौन सा शहर? रीवा। मैंने आपको बता दिया है। मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं? बताओ। उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, गुजरात से मिलती हैं, महाराष्ट्र से मिलती हैं, जबकि छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती हैं। याद रखना ये चीज। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों की सीमाएं इससे क्या होती हैं, मिलती हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगला है कि मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? किस राज्य से मिलती है? देखो, पंजाब से नहीं मिलती, केरल से नहीं मिलती, पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती, तो मिलती किससे है? महाराष्ट्र से मिलती है। याद रखना ये चीज। ठीक है, प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान गुजरात स्थित है, जिससे मध्य प्रदेश की सीमा क्या होती है, टच होती है भाई। मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? फिर वही 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये चीज याद रखना। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। याद रखना ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिम, पश्चिम साइड मतलब गुजरात राज्य पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। कुछ किताबों में मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान और गुजरात दोनों को बताया गया है, किंतु दोनों में से चुनाव करना हो तो गुजरात आएगा, क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित मुख्य राज्य है, जबकि राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का राज्य में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान? दूसरा। पहला स्थान कौन सा है भाई साहब?
पहला स्थान कौन सा बताइए, राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक है, जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अभी पढ़ेंगे क्षेत्रफल के, ठीक, हमने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है, बताओ भाई। उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश की कोई सीमा टच नहीं होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, दक्षिण में, नीचे की ओर दक्षिण में कौन सा राज्य है भाई, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र है। अगला आता है 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, भिंड करता है, सतना भी करता है, शिवपुरी करता है, श्योपुर की सीमा नहीं करती भाई साहब, ठीक है, तो श्योपुर हो जाएगा जिसकी सीमा टच नहीं करती है, जबकि प्रदेश के भिंड, सतना और शिवपुरी जिले सीमा टच करते हैं, वही है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है, तो सबसे बड़ा भूभाग मध्य प्रदेश किस में आता है भाई, मालवा के पठार में आता है। कितना परसेंट भाई साहब आता है, पढ़ते हैं एक बार। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% है, जबकि नर्मदा घाटी का 86,000 वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा मैकाल का 34,000 वर्ग किलोमीटर तथा बघेलखंड का 21,577 वर्ग किलोमीटर है। केवल आंसर याद रखना है, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं, किसमें है, सतपुड़ा में, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, धूपगढ़। पढ़ते हैं इसको। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत में सबसे अधिक ऊंची चोटियां, यहाँ पर प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 11-20 किलोमीटर, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। ये पूछा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 5 राज्यों से, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया, है ना। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य क्षेत्र नहीं है, तो बुंदेलखंड है, मालवा भी है, बघेलखंड। उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड तो अलग राज्य हो गया भाई, ठीक है। चलो 95 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, तो किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती, राजस्थान की मिलती है, गुजरात की मिलती है, महाराष्ट्र की मिलती है, जबकि बिहार की नहीं मिलती, बात खत्म। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, याद रखो, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है, ठीक है भाई। आगे हम पढ़ते हैं, आगे आता है कि नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है, नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, याद रखना। अगला है बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है, तो बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है और महाराष्ट्र को भी छूती है शायद, 1 मिनट में देखता हूँ। 5 राज्यों को, 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। इन राज्यों की सीमा छोड़ने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश को 13 जिले, राजस्थान को 10 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले, छत्तीसगढ़ को 7 जिले, गुजरात के 2 जिले, गुजरात को 2 जिले। इनमें से छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले राज्यों वाले जिलों में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट शामिल है, अर्थात बालाघाट जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को क्या होती है, छूती है, याद रखना। शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, तो शहडोल जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। और आज का 100वां और अंतिम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है, तो खंडवा में है, बैतूल में है, छिंदवाड़ा में भी है, जबकि है कहाँ नहीं, तो हरदा में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है। चलिए, ये आज आपके 100 क्वेश्चन हो गए। कल हम स्टार्टिंग करेंगे 101 क्वेश्चन। ऐसी सीरीज चाहिए तो एक कमेंट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।